तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये सवाल है कि सर ये 11 की फिजिक्स में कैसे पढूं। मुझे 10 पे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं, लेकिन जो 11 की फिजिक्स है ना, इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मुझे नहीं आ रहा है। इसके न्यूमेरिकल्स, इसकी थ्योरी, इसके डेरिवेशन, ये सारी चीजें मेरे लिए नहीं है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको टैकल कैसे करें, इसके साथ में डील कैसे करें। ओके बेटा, तो आपको बताना चाहता हूँ कि ये समस्या सिर्फ आपके नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं। ओके, बहुत सारे। ओके, मैं आपको बोलता हूँ कि 75% ऐसे बच्चे हैं कि जिनको 11th में आने के बाद में फिजिक्स कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे कि अगर समस्या आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें धीरे-धीरे कोई आप रास्ता आप उसके अंदर से निकाल पाओगे। ओके? तो पहले हम समझते हैं कि समस्या क्या है या फिर ये समस्या क्यों तैयार हुई है। क्योंकि 10th में तो आपको बहुत सब कुछ सही समझ में आ रहा था। 10th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था। आपका मैथ्स भी अच्छा था, साइंस भी आपका अच्छा था। लेकिन अभी-अभी जो 11th में आप आए हो, तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इसी इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण ये है कि 10th बोर्ड एंड 12th बोर्ड, ये 10th बोर्ड का और 12th बोर्ड का जो डिफरेंस है ना, इसके कारण ये चीजें हो रही है। 10th बोर्ड में क्या था अपना, तो 10th बोर्ड में हमारा सिलेबस काफी काफी सिंपल था और हमें लगता था कि भाई मैं तो बहुत कुछ सही कर रहा हूं। लेकिन जब मैं देखता हूं कि 12th बोर्ड का सिलेबस, तो इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है। ओके, अच्छा हुआ कि बोर्ड वालों ने कि 11 का कोई बोर्ड की एग्जाम नहीं रख दी, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता। क्योंकि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, 11 में पूरा उसको वो समझने के लिए उसका समय चला जाता है कि मैं एक्चुअली करूँ तो करूँ क्या? मेरी लेवल कहाँ पे होनी चाहिए या फिर ये चीज़ें मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही? उसको एक्सेप्ट करने में ये डिफिकल्टी आती है कि मैं तो यहाँ पे था 10th में यहाँ पे और 11th में मुझे मैं यहाँ पे हूँ। क्यों हो रहा है ऐसा? तो सबसे पहले आपके मन में ये निकाल दो कि ये समस्या मुझे है। तो सबसे पहले आप ये अपने मन से डाउट निकाल दो। ये जो आपके दिमाग में पूरी खिचड़ी पक रही है, मैं बोलता हूँ कि भैया इसको पहले निकाल दो तुम। बहुत सारे, मैंने वो बोला ना, 75% से भी ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं कि जिनको यही समस्या आ रही है कि सर 10 में तो मैं बहुत सही कर रहा था, 12th में क्या हो पता नहीं, 11 में क्या हो गया। तो देखो, होता ये है, इसका सिलेबस जो है, इसका सिलेबस में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ओके, मान लीजिए कि मैं 10th की अगर साइंस की बुक देखता हूँ, तो आपके पास साइंस 1, साइंस 2 की बुक है। उसमें साइंस 2 में पूरा बायोलॉजी है, 10 चैप्टर्स, और साइंस 1 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, मतलब 5+5 है। 5 केमिस्ट्री, 5 फिजिक्स, ऐसा वहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रक्चर है आपका। 5 फिजिक्स है, 5 केमिस्ट्री है। तो ये साइंस 1, साइंस 2 ऐसा हो गया वहाँ पर। तो साइंस 1 में अगर फिजिक्स के मैं चैप्टर देखता हूँ, तो वहाँ पे सिर्फ 5 चैप्टर है और वो भी बहुत सिंपल है। वो भी बहुत सिंपल है। मैं कभी-कभी ये बोलता हूँ बच्चों की 9th के अंदर तुम्हारा जो फिजिक्स था ना, 9th के अंदर देखो तुम्हारे टोटल 18 चैप्टर थे, 18 चैप्टर, 18 चॅप्टर जो आपला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आहे. आपल्या महाराष्ट्र स्टेट बोर्डामध्ये 9व्या वर्गाचा सिलेबस होता. तो कदाचित म्हणजे माझा एक पर्सनल ओपिनियन आहे, की तो 10वी पेक्षा पण डिफिकल्ट आहे. कारण की त्याच्यामध्ये मोशनचे काही ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन केलेलं आहे, जे 10व्या वर्गामध्ये पण नाहीये. ओके. जेव्हा आपण मोशन पहिला जो चॅप्टर आहे आपला, की मोशन आपण त्यामध्ये शिकतो, लॉज ऑफ मोशन वगैरे शिकतो आपण त्यामध्ये. तर त्यामध्ये ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दिलेलं आहे फॉर्म्युलेचं, जे की एक डिफिकल्ट कांसेप्ट आहे 9व्या वर्गाच्या मुलांसाठी. तो बेटा 9 के बच्चों के लिए वो सिलेबस जो है बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि भैया कभी-कभी 10 के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि बहुत सिंपल है 9 के कंपैरिजन में। ओके? समझ में आ रहा है? तो शुरुआत तो उन्होंने सही की है, मतलब 9 के बोर्ड के सिलेबस में बहुत अच्छे कांसेप्ट्स हैं। लेकिन 10वीं में फिर से होता क्या है कि बोर्ड बोर्ड वाले भी ये चाहते हैं कि भैया जो स्टूडेंट है वो 10th अच्छी तरीके से पास हो जाए। देखो, जब बोर्ड का पेपर सेट किया जाता है, मान लीजिए 10th बोर्ड का अगर पेपर सेट किया जा रहा है, तो जो बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, ये सोचते हैं कि मान लीजिए कोई गाँव है, जहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ओके? अगर एकदम लास्ट उस गाँव में लास्ट बेंच पर बैठने वाला जो स्टूडेंट है, भैया उसको भी पेपर में कुछ ना कुछ लिखते आए। इसलिए पेपर को इस तरीके से बनाया जाता है। मान लीजिए पेपर के 3 हिस्से हैं। 3 हिस्सों में 30% पार्ट एकदम सिंपल दिया गया है, 30% पार्ट थोड़ा मीडियम दिया गया है, 30% पार्ट डिफिकल्ट किया गया है। 30+30+30 इस तरीके से उसको अरेंज किया गया है पेपर को, कि मान लीजिए किसी भी तरीके से अगर स्टूडेंट हो एवरेज, बिलो एवरेज, उसको बेचारे का कुछ कुछ बौद्धिक विकास उसका नहीं हुआ हो, ऐसे कंडीशन में उसको कुछ ना कुछ आए भाई उसके पेपर के। उसका जो मनोबल है उसका, वो मनोबल उसका बना रहे। अगर मनोबल ही टूट जाएगा तो फिर क्या होगा? तो उसका मनोबल बना रखने के लिए बोर्ड को भी सोचना पड़ता है कि ऐसा अगर पेपर तैयार किया जाए कि भाई सभी स्टूडेंट उसके अंदर आ जाए, समाहित हो जाए। तो इस तरीके से बोर्ड को भी एक अपना मीडियम लेवल रखना पड़ता है वहां। लेकिन जब मैं 12th बोर्ड की बात करता हूं, तो 12th में बोर्ड आपको चांस दे रहा है, भैया 11th में अपने आप को संभाल लो। इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
बोर्ड भी आपको चांस दे रहा है, तुम 11th में समझ लो कि लॉज ऑफ मोशन है, ऑप्टिक्स है, मोशन इन अ प्लेन है। पहले आप एक मतलब वर्टिकल मोशन के बारे में आप सोच रहे थे, मतलब फ्री फॉल अगर हो रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक लाइन में नीचे आ रहा है, मतलब वन डायमेंशन मोशन के बारे में आपको 10th में पढ़ाया गया था, सिखाया गया था। ओके, लेकिन अब जैसे आप 11 में आ गए तो आपको मोशन इन अ प्लेन के बारे में बात की गई है। वहां पे एक्स और वाई दोनों एक्सिस आ रहे हैं, वहां पे पैराबोलिक पाथ परफॉर्म हो रही है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रही है, जिसके अंदर आपको 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात की जा रही है। तो ऐसी बातें यहां पर एड ऑन होने वाली है, जो कि बिल्कुल ही समझ से बाहर हो जाती है, क्योंकि हम एकदम से वेक्टर के फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा यहां पर कंसेप्ट है ना। वेक्टर के फॉर्म में चीजों को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूं कि मान लीजिए कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको अगर पोजीशन वेक्टर को मैं दिखाने की कोशिश करूं, है ना, आर क्या होता है, आर होता है पोजीशन वेक्टर। इसको अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पे दो चीजें आ रही है भाई। इसमें उसका जो पोजीशन वेक्टर है, ओके, मतलब आर का जो एक्स वाला कंपोनेंट है इसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। ओके, उसके बाद मुझे आर का जो वाई वाला कंपोनेंट है इसके बारे में मुझे बताना पड़ेगा। दोनों ही चीजें मुझे बतानी पड़ी। तो पोजीशन वेक्टर को एक्स और वाई दोनों में हमने समझने की कोशिश किया। उसके बाद में मैं वेलोसिटी वेक्टर को भी समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके अंदर भी दो चीजें आने वाली है कि वेलोसिटी अगर पार्टिकल की है, मान लीजिए पार्टिकल इस तरीके से मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसमें दो चीजें आ गई कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी हो रही है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस भी हो रही है, पार्टिकल आगे भी बढ़ रहा है, पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, वेलोसिटी का एक्स वाला कंपोनेंट हो गया और वेलोसिटी का वाई वाला कंपोनेंट हो गया। और बच्चा यहां पर हो गया कंफ्यूज। ये चीजें उसने अब तक देखी ही नहीं थी। अगर मैं आपको बोल दूं कि ठीक है, एक वेलोसिटी है, यहां पर v1 अगर मैं v2 लेता हूं और मैं बोलता हूं कि दो वेलोसिटी का आप एक काम करो, प्रोडक्ट ले लो कोई भी, है ना, वहां पर मैं अगर बोलता हूं आपको दो कंपोनेंट्स है या फिर दो वेक्टर है और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, बच्चा वहां पर कंफ्यूज हो रहा है। इतना बड़ा इक्वेशन कभी उसने देखा ही नहीं था, या फिर इतने बड़े क्वेश्चन उसने कभी सॉल्व किए ही नहीं थे, पहली बार वो सॉल्व कर रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज होने ही वाला। ओके, इसीलिए बेसिक मैथमेटिक्स जो है, अब बेसिक मैथमेटिक्स आप बोलोगे कौन सा सर मैथमेटिक्स, ओके, असं नाही गुणाकार भागाकार नाही बाबा, फक्त गुणाकार भागाकार नाही का, नाही नाही नाही, गुणाकार भागाकार नाही, आता आपल्याला थोडंसं वेक्टरच्या फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंटेशन पाहावं लागेल, आपल्याला मोशन इन प्लेन समजावून घ्यावं लागेल, कळलं, त्याच्यामध्ये आपल्याला क्रॉस प्रोडक्ट समजून घ्यावं लागेल, आपल्याला डॉट प्रोडक्ट समजून घ्यावं लागेल। ओके, त्याच्यानंतर आता मेजरमेंट जर आपण केलेलं आहे तर मेजरमेंट मध्ये एरर जर आलेला आहे तर मेजरमेंटचा एरर कसा कॅन्सल करायचा हे पण आपल्याला पाहायचं। तो ये सारी बातें धीरे 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 आप समझ पाओगे, तभी ये काम होने वाला है। अदरवाइज ये काम होने वाला है क्या, नहीं, ये काम नहीं होने वाला, ये काम नहीं होगा, ऐसी बातें होती। ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स कौन सा, वेक्टर वाला मैथमेटिक्स। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे समझनी है, करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, समझ पाओगे। ओके, सारी बातें डिपेंड करती है आपकी इच्छा के ऊपर, आपके अंदर कितनी बर्निंग डिजायर है। अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे करना ही है, तो आपको मार्क्स यहां पर आपको मार्क दिखने वाला है, आपको सोल्यूशन दिखने वाला है, आपको कोई तरीका दिखने वाला है। अगर आप सोचोगे नहीं, अरे बाप रे ये कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, ऐसा मत सोचो, कैसे होगा नहीं, उसका रीजन ढूंढो कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करो। हर टीचर यहां पर बैठा हुआ है, ओके, मैं हूं, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर है, ओके, पूरी हमारी टीम बैठी हुई है। तो वो आप उसको पूछो कि सर मैं ये कर पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं, तो टीचर आपको कुछ ना कुछ उसका जवाब देने वाला है। टीचर आपको बताएगा कि एक काम करो, ऐसा नहीं हो रहा है ऐसा करके देखो, ऐसा नहीं हो रहा है ऐसा करके देखो। इवन कभी कभी अगर आप अपनी मम्मी को पूछोगे, पापा को पूछोगे, वो भी आपको कभी कभी आसान तरीका बता देते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, एक बहुत बड़ा एक एक ग्रेट लीडर था, ओके, और वो स्कूल में था। अब उसकी मम्मी जो थी उसने पढ़ाई नहीं की थी, उसकी मम्मी अनपढ़ थी, उसको पढ़ना नहीं आता था। तो एक बार क्या हुआ, उसने अपने मम्मी को पूछा कि मम्मी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं। मम्मी ने बोला एक काम कर बेटा, मेरे सामने यहाँ पर आके बैठ और एक बार पढ़ ले। उसने अपने मम्मी के सामने पढ़ के देखा, उसने बोला कि हाँ मम्मी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। एक काम कर, बोले और एक बार पढ़। फिर से एक बार पढ़ा, बोले समझ में आ रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है। और फिर बोले और एक बार पढ़, और एक बार पढ़ा, पूरा समझ में आ गया। तो होता ये है कि तरीका आपको मिलने वाला है, लेकिन आपके अंदर वो डिजायर होनी चाहिए। मैं आपको सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन क्या आपके पास वो ये डिजायर है कि भाई मुझे करना ही, अगर मुझे करना ही है तो काम होगा। अगर मुझे ठीक है जैसा होगा वैसा होगा, ओके, सब कुछ देख लेते क्या होगा, तो
डिपेंडेंट है ना, मतलब हम क्या हो गए अभी आज के जमाने में, हम एकदम डिपेंडेंट हो चुके हैं। ओके, कुछ भी चीज हम ना, हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे, खुद से हम कुछ भी ट्राई नहीं कर रहे। जब तक टीचर कोई बोलेगा नहीं तब तक हम कुछ करेंगे नहीं। ऐसा नहीं होगा भाई, टीचर और स्टूडेंट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट तीनों को काम करना पड़ेगा, तभी काम होने वाला है। ओके, बाकी कुछ भी अगर कोई कहता है कि कुछ भी हो जाएगा, जादू की छड़ी हम घुमा देंगे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ओके, जादू की छड़ी देखो, जादू की छड़ी अपनी 10 तक अपना अच्छा था, 10 तक कुछ हो जाता था। मान लीजिए आपने 8 दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, तो संडे को आपने 5 घंटे पढ़ लिया, सुबह 3 घंटे पढ़ लिया, शाम को 2 घंटे पढ़ लिया, आपकी पढ़ाई हो गई। तो ये 10वीं में हो जाता था। 5 घंटे तुम संडे को पढ़ लो, तुम्हारा पूरा हफ्ते भर का पढ़ाई हो जाता था। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर रोज 3 घंटे करोगे तभी पूरा काम होने वाला है। संडे को तो आपको होता है कि जो मेरे 12 के स्टूडेंट हैं, उनको तो मैं संडे को कम से कम 4 या 4.5 घंटे की क्लास तो रहती ही है, तो ताकि उसके अंदर मैं रिवाइज करवा सकूं उनको, तो वो सारी बातें होती है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप 10 की तरह संडे को तुम 5 घंटे पढ़ लोगे और आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर 11-12 में ऐसा नहीं होने वाला। ओके, मान लीजिए वहां पे 11 के अगर आपने 3 या 4 चैप्टर पकड़ लिए ना, तो वो आपका पूरा 10 का पूरा सिलेबस हो जाएगा। इतना डिफरेंस है, ये रियलिटी है। ये कोई भी किसी को भी आप पूछ लो, ये ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये सभी लोग कहते हैं कि 10 का जो सिलेबस है, अगर आप 11 के 4 चैप्टर ले ले फिजिक्स के, तब भी आपका पूरा 11 का सिलेबस हो जाएगा भाई। इतना डिफिकल्ट है वो। उसके बाद में 12 की अगर हम बात करें, तो 12 के अंदर भी इतना बड़ा सिलेबस है कि इसको आप बाकी लोगों को भी पूछ सकते हो, जिन्होंने 11-12 किया है अच्छा, जिनको अच्छे मार्क्स मिले, उनको आप पूछ सकते हो कि एक एक चैप्टर पूरा प्रिपेयर करने के लिए एक एक चैप्टर को 15-15, 18-18 लेक्चर लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि वो सिलेबस इतना बड़ा है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भैया। एक तो 10th और 12th का एक डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ओके, और ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने ऐसा क्यों किया। देखो होता कैसा कि 10th और 12th के साइंस में इतना डिफरेंस क्यों है, ये बहुत सारा चर्चा का विषय है, बहुत एक गहन विषय है। इसके ऊपर मैं हमेशा एक ओपिनियन देता हूं कि देखो, जो बच्चे पढ़ रहे हैं एकेडमिक्स पढ़ रहे हैं 10वीं तक स्कूलों में, तो होता यह है कि हर बच्चा ऐसा नहीं कि साइंस लेने वाला है, कोई बच्चा कॉमर्स लेने वाला है, कोई आर्ट्स लेने वाला है। तो आगे जाकर के अगर कोई आर्ट्स लेने वाला है, तो उसको साइंस इतना डिटेल में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आगे जाकर कोई बच्चा कॉमर्स लेने वाला है, तो उसको साइंस इतना डिटेल में पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इवन जो बच्चा साइंस पढ़ने वाला है, उसको आगे जाकर के, मतलब अगर जिसको आगे जाकर के लेना ही है, मतलब साइंस ही लेना है, तो उसको ऐसे थोड़ी कि हम हिस्ट्री ज्योग्राफी उसको बहुत हम पढ़ा दे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए बोर्ड ने क्या किया, सारे सब्जेक्ट को इक्वल रखा हुआ है, सारे सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। वो भाषा हो, या फिर वो गणित हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर चीज को बोर्ड क्या करता है, हर चीज को बोर्ड एक इक्वल इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करता है 10वीं तक। क्योंकि आगे जाकर ये कौन क्या लेने वाले किसी को नहीं पता, हो सकता है कोई साइंस छोड़ दे, साइंस अगर छोड़ने वाला तो वही, इसको इतना साइंस क्यों पढ़ाया जाए, ये बातें होती है। ठीक है, ओके, ये बात थी। तो ये थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स आपको करना है, पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर के बारे में आपको बात करनी है, राइट, इस तरीके से। उसके बाद में देखो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स, है ना। उसके बाद में देखो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। देखो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो थ्योरी में ही तो प्रॉब्लम हो रहा है बहुत सारा, थ्योरी में तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, थ्योरी समझ में नहीं आ रही। तो देखो, अगर थ्योरी समझ में आ नहीं रही है, तो मैं बोलता हूँ भैया इसके लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल है। अगर बच्चों को थ्योरी समझ में नहीं आ रही, तो टीचर का थोड़ा सा काम है। देखो, अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, तो उसको मैं बहुत ही, अगर थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब थ्योरी पढ़ाता हूँ, तो उसको मैं डेली लाइफ के साथ में उसको रिलेट करवाता हूँ। अगर मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत सारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल देकर के वो थ्योरी समझाता हूँ क्लास के अंदर, ताकि बच्चों के दिमाग में वो चीजें बैठ सके फिट। तो बच्चों को थ्योरी जो कंसेप्ट होता है, तो हर कंसेप्ट के लिए मैं थोड़ी सी कहानी बताता हूँ। ओके, और अगर उससे वो कहानी याद रहती है, मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, तो मैं समझाता हूँ कि बच्चा देखो, कि आप अगर किसी, मान लीजिए मैं किसी दुकान में गया, मान लीजिए आप मेरे पास में आए, अगर मैं चाय बेचता हूँ, ओके, मैं चाय बेचता हूँ, आप अगर मेरे पास में आए, तो मेरे पास में दो प्रकार की चाय है, एक इलायची वाली चाय और एक अदरक वाली चाय। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि मेरे पास में प्रोडक्ट है, मेरे पास में क्या है मेरे पास में वेक्टर्स है, मेरे पास में वेक्टर्स है, तो वेक्टर्स का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूँ, तो उसके अंदर दो प्रकार होते हैं। एक होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। तो एक मान लीजिए गोलू नाम का बच्चा है, वो मेरे पास में आया, उसने बोला कि भैया अगर आपके पास में चाय है तो कौन सी चाय है। उसने पूछा मुझे चाय चाहिए, मैंने बोला उसको कि कौन सी चाय चाहिए, इलायची वाली चाहिए, अदरक वाली चाहिए।
ओके, तो अगर इलायची अदरक मतलब इलायची वाली चाय है उसको मैं बोलता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट, अदरक वाली चाय उसको मैं बोलता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट जो स्ट्रांग होती है। तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इस प्रकार से मैं उसको कहानी बताता हूँ तो वो बच्चों को हमेशा के लिए याद रहता है। ओके, तो इस तरीके से चीजें क्लास में समझाई जाती है तो बच्चा हमेशा के लिए उसको एकदम से दिमाग में फिट कर लेता है। तो हो गया थ्योरी वाला कंसेप्ट, हो गया थ्योरी वाला कंसेप्ट। थ्योरी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली टीचर टीचर थोड़ा बच्चे थ्योरी के लिए टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं और थ्योरी डेली लाइफ के एग्जांपल देकर के समझाई जा सकती है जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है और कर सकता है कोई भी टीचर, उसको कर सकता है अगर थोड़ी सी मेहनत टीचर कर ले तो थ्योरी बच्चों को एकदम स्टोरी की तरह वो समझा सकता है जैसे मैं क्लास में करता हूँ। ओके, तो उस प्रकार से थ्योरी कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद में होता है न्यूमेरिकल्स। अब यहां पर बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा है, तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे एकदम से, न्यूमेरिकल एकदम से समझ में नहीं आने वाले। न्यूमेरिकल्स के लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन काफी बड़ा है ना, मान लीजिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके अंदर ऐसा बहुत सारी कंडीशंस दी हुई है और इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन को पढ़ने में 5 मिनट 10 मिनट चले जाते हैं। इनिशियली ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे को 5-5 मिनट लग रहे हैं क्वेश्चन को समझने में, ऐसा होता है। बाद में बच्चा उसके ऊपर सोचता है, फिर क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करता है। ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा होता है। तो बच्चा क्या होता है कि मान लीजिए कि वो उस देखो कंसंट्रेशन काफी कम होता है इनिशियली, कि फोकस ही नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा बच्चा, तो ऐसा होता है। इनिशियली ऐसा होता है भाई, ऐसा होता है। तो मान लीजिए मैं किसी बच्चों को बोलूं कि एक काम करो, बोलो एक काम कर, घर पे जाकर के आज 5 क्वेश्चन 5 न्यूमेरिकल तू सॉल्व करके ला, 5 न्यूमेरिकल तेरे को सॉल्व करने। अब हो क्या रहा है, 5 न्यूमेरिकल के लिए काफी भयानक कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, भयानक कॉन्सेंट्रेशन। इनिशियल लेवल पे अगर मैं 5 न्यूमेरिकल्स भी दे दूं बच्चों को तो वो 5 न्यूमेरिकल्स करने के लिए बच्चे के पास में काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, उसके अंदर वो इंटरेस्ट चाहिए कि भाई मुझे ये पढ़ना है, मुझे समझना है, उसके दिमाग में वो चीज चाहिए। अब हो क्या रहा है, सभी के पास में इतना कॉन्सेंट्रेशन नहीं, इतना फोकस नहीं है, तो मोर देन 75% स्टूडेंट जो है उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। ओके, उसको लगा कि अरे मुझे तो आ ही नहीं रहा है, क्योंकि तेरे को पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, 5 मिनट सोचना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है इसमें ये लिखा हुआ है, बाद में तो उसको सॉल्व कर रहा है, तब जाकर के चीजें सॉल्व होती है, तब जाकर के चीजें कैसी हो रही है, सॉल्व हो रही है। ओके, तब जाकर के चीजें कैसी हो रही है, सॉल्व हो रही है। तो 5 न्यूमेरिकल्स करने के लिए भी पेशेंस लगता है और यही पेशेंस बच्चों में नहीं है, इसलिए बच्चों को लगता है कि मुझे नहीं आने वाला। लेकिन 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 अगर लगातार मान लीजिए कि लगातार 7 दिनों तक आप कुछ कर रहे हो तो आपका लेवल चेंज हो जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। उसके बाद और 7 दिन के बाद में आपको समझ में आएगा ठीक है मैं कर सकता हूं। और 7 दिन अगर आपको लगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं चलो हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। बच्चा जो है, ये जो आपको 21 डेज लग रहा है, इतना भी बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं है। ओके, ओके, 21 डेज में आपने एक अपनी लेवल बनाई कि चलो ठीक है मैं उस लेवल पे आ गया। ओके, फिर ये क्या करता है, इस लेवल पे पहुंचने के बाद में फिर से ये पढ़ाई करना कम कर देता है, फिर से न्यूमेरिकल नहीं करेगा। ओके, तो टीचर को बार बार बोलना पड़ता है कि टीचर क्लास में करवाता है, बच्चा क्लास में उतना कर लेता है, बाकी घर पे कुछ नहीं कर रहा है, तो ये भाई तुम्हें नहीं करना है। अब ये मैं बोलता हूँ ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थियरी वाला मैं पार्ट बोलता हूँ, थियरी वाला टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स अगर मैं क्लास में 2 न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ तो आपको कम से कम एक तो करना पड़ेगा घर पे। अगर मैं क्लास में 3 करवा रहा हूँ तो आपको घर पे 2 तो करने पड़ेंगे। अगर मैं क्लास में 5 करवा रहा हूं तो आप भी कम से कम 4 या 5 ट्राई करने की कोशिश करो। मुझे पता है कि नहीं होगा, नहीं होगा तो ऐसा थोड़ी कि आप छोड़ दोगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं 5 करवाता तो उसके उसके जैसे आपको 3 या 4 न्यूमेरिकल तो घर पे करने पड़ेंगे। यहां पर बच्चा अपना डिसिप्लिन खो देता है और फिर वो सोचता है कि मुझे आ ही नहीं रहा फिजिक्स। तो ये जो चेन है, ये चेन बार बार बनने वाली है। मतलब टाइम टेबल हम बोलते हैं ना कि टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल को फॉलो करो, तो टाइम टेबल जो है ये बार बार बनने वाला है, बिगड़ने वाला है, 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 बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, इस तरीके से। ओके, बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, ऐसा होने वाला है, ऐसा यहां पर होने वाला है, ऐसी चीजें यहां पर होने वाली, समझ रहे हो? तो बिगड़ टाइम टेबल बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो ऐसा होने वाला है। और इसी के साथ साथ अपना मान लीजिए कि 6-7 महीने चले गए, क्योंकि आपने टाइम टेबल तैयार तो किया लेकिन फॉलो हुआ नहीं, तैयार तो किया फॉलो हुआ नहीं, ऐसा करते करते
11 के कुछ 5-6 महीने चले जाते हैं और बच्चा बोलता है कि अरे भाई कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। ओके? अगर आपके मन में थोड़ी-सी भी इच्छा है फिज़िक्स को अच्छा करने की, फिज़िक्स में अच्छे मार्क्स लाने की, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने थोड़ा-सा भी अगर किया है, मान लीजिए आपका टारगेट था कुछ कि आपका टारगेट था कि मैं 7 या फिर 7 में मुझे चैप्टर करने हैं और फिर उसके ऊपर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि मुझे 400 क्वेश्चन करने थे। मतलब मान लीजिए कि 6 महीने के अंदर मुझे 5 चैप्टर तैयार करने थे और 6 महीने के अंदर मुझे 200-300 न्यूमेरिकल करने थे। तो ये टारगेट थोड़ा बहुत आगे-पीछे सबका होगा। जो ज़्यादा करेगा तो उसका दिमाग तेज़ हो जाएगा और जो थोड़ा कम करेगा तो उतना पीछे रहेगा। मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूँ ना कि आपको 300 न्यूमेरिकल करने थे, उसमें से आपके 200 ही किए तो आप उतना पीछे हो। आपने 100 किए तो आप और पीछे हो। आपने 50 किए तो आप और पीछे हो और आपने कुछ भी नहीं किया तो आप तो फिर बहुत पीछे हो। तो इस तरीके से ये आगे गाड़ी जो है आगे बढ़ती जाती है, डिसिप्लिन आपके अंदर आता नहीं, टाइम टेबल आप फॉलो करते नहीं हो, तो ये चीज़ें होती रहती। तो सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, परसेवरेंस का है, सारा खेल आपकी कंटिन्यूटी का है, डिसिप्लिन का है। ओके? आप रोज़ सुबह उठ करके उतनी अगर पढ़ाई में जान लगा रहे हो, इंटरेस्ट के साथ में कर रहे हो चीज़ों को, तो चीज़ें होने वाली। अदरवाइज़ थोड़ा-थोड़ा हर रोज़ आप थोड़ा-थोड़ा पीछे पड़ते जाओगे और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। फिर बच्चा 12th स्टार्ट करता है और बड़ी मतलब हाफ हार्टेडली जाता है, हाफ हार्टेडली। समझ में आ रहा है? मतलब ठीक है अब हुआ तो हुआ, नहीं तो हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये पहले के जो भी 4-5 महीने हैं, वो अगर आपने निकाल लिए सही तरीके से, मैं आपको बोलता हूँ कि जिस दिन आप 12th में कदम रखोगे, उस दिन आपका जो लेवल होगा ना वो बहुत अलग होगा, बहुत ज़्यादा अलग। ओके? तो थोड़ा-सा आपको डिसिप्लिन देखना पड़ेगा। अब ये और एक कांसेप्ट भैया थ्योरी के अंदर डेरिवेशन वाला कांसेप्ट होता है। अब डेरिवेशन क्लास में डेरिवेशन समझाया वो तो क्लियर हो गया। क्लास में समझाया डेरिवेशन वो तो क्लियर हो गया। क्लास में डेरिवेशन समझाया वो तो कैसा हो गया? क्लियर हो गया। क्लास में समझाया डेरिवेशन वो क्या हो गया? क्लियर। सही बात, क्लियर हो गया। बिल्कुल, लेकिन जब बच्चा खुद से लिखने की कोशिश कर रहा है, खुद से लिखने की कोशिश कर रहा है, तो वो याद ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? देखो, यहां पर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, क्लास में हुआ तो टीचर ने भी उसको 2 या 3 बार समझा है खुद से। टीचर ने भी उसको 2 या 3 बार लिखा हुआ है, तब जाकर के आज वो लिख रहा है बोर्ड के ऊपर। ओके? इवन मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, जब मैं 12th में था, तो हम हमारा एक पूरा ग्रुप था जिसके अंदर हम रफ बुक खरीदते थे और रफ बुक में हमने सारे डेरिवेशन बार-बार लिखे थे। तो डेरिवेशन को हम बहुत ज़्यादा लिखते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी-कभी ऐसा होता था कि कोई डेरिवेशन है, 2 या 3 बार तो होता ही था सबका, 2 या 3 बार तो हम लिखते थे। कभी-कभी हम डेरिवेशन को 5-5 बार लिख लेते थे। तो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। जो अगर डेरिवेशन क्लास में हुआ है, तो उसको घर पे लिख के देखना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि 5 बार लिखो, कम से कम 1 बार तो लिखो, 1 बार। और एक बार कैसा, एक बार तुम टीचर को देख लो और बिना देखे लिखने की कोशिश करो। ओके? नहीं तो एक काम करो, अगर टीचर क्लास में लिख रहा है तो उसको आप देख करके लिखो और बाद में ट्राई करो कि तुम बिना देख करके लिख पाओ। बिना देख करके अगर आप उसको लिख पा रहे हो तो डेफिनिटली बहुत फायदा होने वाला है। आपका जो दिमाग है उसका लेवल एकदम चेंज हो जाएगा। तो लिख करके देखना पड़ेगा भाई डेरिवेशन, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास तो नहीं है। ओके? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो बार-बार इन चीज़ों को अगर आप करते रहोगे, डेरिवेशन को बार-बार लिखोगे, न्यूमेरिकल को 2 या 3 न्यूमेरिकल रोज़ अगर करोगे, तो एक आपका सोचने का तरीका बदलने वाला है। ओके? आपका लेवल चेंज होने वाला है। लेकिन बात वही है कि आप कितना आपके अंदर परसेवरेंस है, कितना आपके अंदर डिसिप्लिन है। तो फिज़िक्स आपको डिसिप्लिन माँगेगा। अगर डिसिप्लिन उसको आपने दिया, तो ये काम होने वाला है। ओके? मतलब फिज़िक्स डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो आपको डिसिप्लिन माँगता है। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि 60% बच्चे फेल हो रहे हैं कि वो डिसिप्लिन वो अपने अंदर नहीं ला पा रहे। ओके? इतना अगर आप कर लोगे, डिसिप्लिन अगर आप अंदर अपने लाओगे, तो डेफिनिटली बहुत फायदा होगा। सोचने का तरीका बदलेगा। न्यूमेरिकल को आपको मैंने बताया, न्यूमेरिकल लगता है टाइम, पहले पढ़ने में टाइम लगता है। ओके? लेकिन वो लगातार 7 दिन अगर आपने किया, 8 दिन और आपने किया, है ना? 1 हफ्ता किया, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, तो तीसरे हफ्ते के बाद में
चेंज होता है सब कुछ। ओके, चेंज होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को वहां पे रखना पड़ेगा ना। अगर आपको अगर आपको हीरे की परख करनी है तो आपको अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है, नहीं तो सूरज की रोशनी में तो काज भी चमकते हैं। तो क्या आपके अंदर उतना पेशेंस है, क्या आपके अंदर उतना डिसिप्लिन है? तो फिजिक्स आपको पेशेंस भी मांगेगा, फिजिक्स आपको डिसिप्लिन मांगेगा। अगर अगर आप कर सकते हो तो डेफिनेटली एक, दो, तीन, 3 हफ्ते के अंदर ही आपके अंदर वो चेंज आपको दिखेगा। अपने आप को आप देखोगे आईने के अंदर कि नहीं, मैं बदल चुका हूं। ओके, तो ये प्रॉमिस करो अपने आप को कि भाई मैं डेफिनेटली फिजिक्स को अच्छा करूंगा, क्योंकि फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स नहीं है। फिजिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं, ये तुमको अंदर बाहर से बदल देगा। समझ में आ रहा है? फिजिक्स जो है सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, ये आपको बदल देगा भाई, ये आपको अंदर बाहर से बदल देगा, ये तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी को बदल देगा ये। और मैं चाहता हूं कि तुम एक वो पर्सन बनो कि जो जिसके अंदर वो आईक्यू लेवल है फिजिक्स को समझने का। ओके, आप किसी भी फिजिक्स को टीचर को देखो या फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट को देखो, उसका एक सोचने का तरीका होता है। और मैं चाहता हूं कि वो सोचने का तरीका सबके पास में आए, सब लोग फिजिक्स पढ़े, क्योंकि फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, फिजिक्स डिसिप्लिन मांगता है। इसलिए बोलता हूं फिजिक्स इज द फर्स्ट लव। अगर आप फिजिक्स को प्यार करोगे डेफिनेटली फिजिक्स आपको आए। ओके, मैं ये चाहता। ओके, तो मैं आशा करता हूं कि आप डेफिनेटली थोड़ा अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाएंगे, परसेवरेंस लाएंगे, है ना? तो डेफिनेटली आपका बहुत फायदा होगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, उसके ऊपर मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।